हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो हमने प्रश्न लिया है वो 6 जनवरी 2022 को जो हमारा सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 जनवरी तक के क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए, सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, और खास तौर पर वे प्रश्न जो कि पिछली बार जब सीटेट हमारा ऑनलाइन मोड में हुआ था उसमें पूछे गए थे, क्योंकि उसमें कुछ नए टॉपिक को भी शामिल किया गया था। साथ ही प्रश्नों की भाषा में भी बदलाव देखने को हमें मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम ऑप्शन फर्स्ट है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सेकेंड है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, थर्ड है पैरों से सिर की ओर होता है, और फोर्थ है हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, सिर से पैर की तरफ होता है तथा केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, वह जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तर्क है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों ही सही हैं, क्योंकि सभी बच्चों की जो परिवार का आय है वो समान नहीं हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा धनी है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और कोई बच्चा ऐसा है जो कि फुटपाथ पर कूड़े बीनता है और बहुत सारे खिलौने वगैरह को बेचता है। तो सबों के लिए यूनिवर्सल नहीं है ये संकल्पना, बचपन जो है वो सबों के लिए समान नहीं है। तो दोनों ही कथन हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट है शीर्षगामी, सेकंड है समीप दूराभिमुख, थर्ड है साम्य धारण, और फोर्थ है संरक्षण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, समीप दूराभिमुख। इसमें क्या होता है, बच्चा पहले अपने जो बड़ी मसल्स होती है, बड़ी मांसपेशियां होती है, उस पर पकड़ बनाता है, और धीरे धीरे छोटे जो मांसपेशी हैं उन पर भी पकड़ बनाना शुरू करता है और सूक्ष्म कौशल करने लगता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों गलत है। केवल अभिभावक से नहीं सीखता है बल्कि पास पड़ोस से, विद्यालय से, मीडिया से भी सीखता है, और यह एक सरल प्रक्रिया नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी चालक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। अगर एक समान अगर वस्तुओं से भरा हुआ ग्लास है लेकिन उनका साइज अलग है, तो बच्चा जो है उसको लगेगा कि जो इसका साइज बड़ा है उसमें ज्यादा है, हालांकि दोनों में चीजों की मात्रा जो है वो समान ही रहेगी, फिर भी उसे ऐसा ही लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को ऑप्शन फर्स्ट है मूर्त संसाधनों व बहुत सारी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, सेकंड है जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, थर्ड है अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, और फोर्थ है परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। इस अवस्था में बच्चे को जो बहुत सारे मूर्त सामग्री के माध्यम से या फिर दृश्य श्रव्य जो सामग्री होते हैं, हमारे टीएलएम होते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है सवालों के जवाब बताना, सेकंड है संकेत एवं इशारे देना, थर्ड है भौतिक पुरस्कार देना, फोर्थ है उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, संकेत के द्वारा और इशारे के द्वारा कुछ भी बताना, यानी बच्चों की सहायता करना पाठ का उदाहरण है, जिसे हम लोग स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
लेवाइगोत्स्की का मानना था कि ऑप्शन फर्स्ट है सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सेकंड है सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, थर्ड है ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, और फोर्थ है ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है फोर्थ, ज्ञान का जो निर्माण होता है बच्चा खुद भी करता है, जो कि वो खुद से कर सकता है, साथ ही पाठ के माध्यम से यानी जो दूसरे उसको सहायता देते हैं उसके माध्यम से भी वह सीखता है। लेव वाइगोत्स्की ने ज्यादातर सामाजिक संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया था, समाज को और संस्कृति को। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करने लगते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ऑप्शन फर्स्ट है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, थर्ड है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और फोर्थ है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है फोर्थ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का जो अभिविन्यास है। इसके अंतर्गत बच्चा जो सोचता है कि अगर किसी के हक के लिए कुछ अगर कोई कानून टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, ऑप्शन फर्स्ट है एक सरल प्रक्रिया है, सेकंड है एक सामाजिक प्रक्रिया है, थर्ड है केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, और फोर्थ है परीक्षाओं पर प्रतिबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है यानी लर्निंग क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, सेकंड है हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, थर्ड है उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, फोर्थ है एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। फर्स्ट है हिंदी, सेकंड है अंग्रेजी, थर्ड है संस्कृत, और फोर्थ है मातृभाषा या घर की भाषा। तो हम लोग जानते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, मातृभाषा का इन्होंने अनुशंसा किया था एनईपी 2020 ने। अगला प्रश्न है बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सेकंड है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, थर्ड है शिक्षक केंद्रीय जो कक्षा कक्ष होता है, और फोर्थ है पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष में क्या होता है बच्चे जो होते हैं एक साथ समूह में कार्य करते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाकर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। ऑप्शन फर्स्ट है मानकीकृत व एक समान, सेकंड है पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, थर्ड है पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित, और फोर्थ है संलग्न व संदर्भित। तो देखिए केवल पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित नहीं होना है, परीक्षा केंद्रित नहीं होना है, और मानकीकृत हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है रटने की क्षमता का परीक्षण, सेकंड है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, थर्ड है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, और फोर्थ है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो तुलना हमें नहीं करना है, याद नहीं करना है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशन क्या अर्थ है। फर्स्ट है सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, सेकंड है अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, थर्ड है भेदभाव को बहाना देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, फोर्थ है भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। तो असमान अवसर नहीं बल्कि समान अवसर देना है, असहिष्णुता नहीं बल्कि सहिष्णुता होना है, और बाधाओं को अनदेखा नहीं करना है बल्कि उसे देखना है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें। सेकंड है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। थर्ड है शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। और फोर्थ है कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, हमें प्रभुत्वशाली समूह, यानी कि अगर ऐसा है कि कोई बच्चा अमीर घर से आता है या फिर जो कक्षा में ऐसे ग्रुप को बांट लिए जो कि ज़्यादा अमीर हैं और उनके अनुभवों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, या फिर जिन बच्चों का जो IQ लेवल है वो ज़्यादा है तो आप केवल उसी को प्राथमिकता दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमें सबों को समान मानना है और समान मानकर ही शिक्षा देना है। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ना, सेकंड है गायन, थर्ड है सोच और फोर्थ है चलना। तो हम लोग जानते हैं डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? ऑप्शन फर्स्ट है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह प्रभावी नहीं है कि केवल एक ही विधि से बताना है। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को मानना है कि तुम में क्षमता ही नहीं है, तुम तो कर ही नहीं सकते हो, ऐसा भी नहीं करना है। थर्ड है बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य देना है, ऐसा भी नहीं करना है। तो फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करेंगे, यह अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है प्रतिभावान विद्यार्थी ऑप्शन फर्स्ट है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, सेकंड है अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, थर्ड है सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, और फोर्थ है मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। अगर वो बच्चा मूल बात को सहजता से नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो प्रतिभावान कैसे हुआ? वो केवल सरल व आसान कार्य को चुन रहा है इसलिए वो प्रतिभावान है, यह भी नहीं कह सकते। अब मान लीजिए कोई 8वीं कक्षा का बच्चा है और वो 5वीं कक्षा का प्रश्न हल ना कर पाए तो वो प्रतिभावान कैसे हो सकता है? इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोत्साहित, सेकंड है अनदेखा, थर्ड है दंडित और फोर्थ है अवरुद्ध। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को अनुमान लगाने के लिए। दंडित आपको कभी भी नहीं करना है, इस बात को याद रखेंगे, कभी भी किसी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है, चाहे वो कैसा भी हो। आपको उसे आंख भी नहीं दिखाना है, उसको डराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये ऑप्शन आपका हमेशा गलत होता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी हमें क्या नहीं करना है? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, सेकंड है संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, थर्ड है अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, और फोर्थ है बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बचना है, विद्यार्थियों को केवल नकल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। अगला प्रश्न है किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, सेकंड है जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, थर्ड है जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो यानी अनुपयोगी हो, फोर्थ है जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। अगला प्रश्न है सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, सेकंड है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, थर्ड है जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, और फोर्थ है ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड हमारा, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत, हमें यह प्रभावी नहीं होगा उतना, फोर्थ है ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना है, उससे संबंधित उदाहरण देना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी क्या नहीं करना है?
फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। सेकेंड है उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। थर्ड है पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। फोर्थ है नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है थर्ड, पहले जटिल अवधारणा को नहीं पढ़ाना है। हम लोग पहले कहाँ से जाते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं, न कि जटिल से सरल की ओर, इसलिए इससे हमें बचना है। अगला प्रश्न है विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है विलंबित नकल, सेकेंड है आत्मकेंद्रियता, थर्ड है अधिसंज्ञान और फोर्थ है अति औचित्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड अधिसंज्ञान यानी इसे हम लोग मेटाकॉग्निशन भी बोलते हैं। वो ऐसा अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है ऐसा करके, यानी अपनी सोच के बारे में सोच रहा है। अगला प्रश्न है लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कलन विधि, सेकेंड है स्वतः शोध प्रणाली, थर्ड है साधन लक्ष्य विश्लेषण और फोर्थ है स्मृति सहायक विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट कलन विधि या एल्गोरिदम जिसे हम लोग कहते हैं, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, सेकंड है उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, थर्ड है अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ और फोर्थ है गंभीर संज्ञानात्मक कमियों और तंत्रिका संबंधी विकार। और बच्चों के बीच में कोई भ्रांतियां हैं उसे आप तंत्रिका संबंधी विकार मान लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड अवधारणाओं के बारे में यानी चीज़ों के बारे में उनकी जो भोली समझ है या फिर सहज समझ है यही होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ऐसा होगा तो वो गर्व कैसे महसूस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, यह भी नहीं होगा। थर्ड है जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जब वे अपनी सफलता का अपनी सक्सेस का कारण खुद को मानेंगे तभी तो वो प्राउड फील करेंगे। और ऑप्शन फोर्थ है जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, तो इसमें भी प्राउड वाली भावना नहीं आएगी, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है, सेकेंड है मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, थर्ड है मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए और फोर्थ है मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व पाने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए यह सब जो हो गया प्रशंसा पाना, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आना या फिर दंड से बचना, यह सभी हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं हुआ बल्कि बाह्य अभिप्रेरणा हुआ, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।